अच्छा जी, वेलकम बैक। सॉरी मैं मुझे पता नहीं चला कहाँ पे बात खत्म हुई, तो काइंडली आप लोगों ने आखिरी बात क्या सुनी है मुझे बता दें, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सर ये डिसेप्शन के ऊपर जो एथिक्स के अंदर है, डिसेप्शन एंड कॉन्सेंट जो है ठीक इसके ठीक ऊपर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें जो पार्टिसिपेंट है उसको ये ना पता हो कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो अब इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि इवन अगर आप उसको बता भी दें तो क्या उसको पूरी बात समझ आएगी? यानी एक होता है कंसेंट और एक होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी उनको आपने फिर पूरी बात भी समझानी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि इस्लामाबाद के किसी गेटोज में ये जो कच्ची आबादियां हैं, इनमें अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च इससे रिलेटेड है कि फैमिलीज के आपस में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, तो इतनी सी अगर आप बताएंगे पार्टिसिपेंट्स को तो उनको कुछ नहीं समझ आएगा आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और सोशोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके पास कुछ और जो है फैमिलीज के रिलेशनशिप्स हैं। तो आपको पूरी बात उनको फिर समझानी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप किसी एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट, कि मैंने आप एक मेडिकल रिसर्चर हैं और आपने कोई ड्रग रिसर्च करनी है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप आधे पार्टिसिपेंट्स को वो ड्रग देते हैं और आधे पार्टिसिपेंट्स को खाली आटे की गोली देते हैं। उसको कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली उनको एक फ़ील देने की कोशिश की गई कि आप भी गोली खा रहे हैं। और उन दोनों ग्रुप्स में फिर फ़र्क देखते हैं। यानी एक्चुअल गोली खाने वालों का ज़ुकाम कितना ठीक हुआ और आटे की गोली खाने वालों का ज़ुकाम कितना ठीक हुआ। हालाँकि आटे का कोई ताल्लुक नहीं है ज़ुकाम से। तो होता क्या है कि जो एक्चुअल गोली खाने वाले हैं उनका कोई 40-50% ठीक हो जाता है ज़ुकाम, और इवन जो आटे की गोली खा रहे होते हैं उनका भी कोई 30% ठीक हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कि सिर्फ आपका दिमाग अगर ये समझ रहा हो कि आप गोली खा रहे हैं तो एक्चुअली बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखना आता है और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए तमाम पार्टिसिपेंट्स को। ये एक और, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ज़रूर इन्फॉर्म करना है, ये एक और इशू है रिसर्च के अंदर। इसमें एक ये नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट, अब ये भी ये हॉथॉर्न इफेक्ट जो है ये भी अगेन 1910-20 के आगे पीछे रिसर्चेज हुई थी। हॉथॉर्न जो है रिसर्चर का नाम था। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अ, बताए बगैर लोगों के ये इंडस्ट्रियल जो वर्कफोर्स होती है, उनके उनकी एफिशिएंसी जज करने की कोशिश की, और एक दूसरे ग्रुप में मेजर ग्रुप जो था उसमें क्या किया कि उन्होंने उनको बता दिया कि मैं अब आपके सर पे खड़ा हूँ, ये कैमरा लगा है और अब आपकी एफिशिएंसी देखनी है। तो ऑब्वियसली फिर आप किसी के सर पे कैमरा लेके खड़े हो जाए तो उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ ही जाएगी। तो आपकी रिसर्च सारी की सारी जो है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आप ये तो नहीं देखना चाहते थे ना कि मैं किसी के सर पे कैमरा लेके खड़ा हूँगा तो एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। असल में तो आप ये देखना चाहते हैं कि अपनी नॉर्मल लाइफ में एफिशिएंट है या नहीं है। तो ये चीज़ कि अगर कोई आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा हो तो आपकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है और रियल में कुछ और होती है। इसको कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। तो रिसर्च में ये भी बहुत ज़हन में रखना होता है कि कहीं आपके रिसर्च करने की वजह से तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही जो आपको नज़र आ रही हैं, और एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर स्पेशल पॉपुलेशंस, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे होते कि आप रिसर्च कर क्या रहे हैं। तो उनके लिए फिर क्रॉसओवर डिज़ाइंस नॉर्मली इख्तियार किए जाते हैं। क्रॉसओवर में ये होता है कि जिन लोगों को आपने पहले असली दवाई खिलाई और दूसरे ग्रुप को आपने प्लेसिबो खिलाया था, तो एक और फिर रिसर्च आप कंडक्ट करेंगे जिसमें जिनको प्लेसिबो खिलाया था उनको असली दवाई खिलाएँगे आप, जिनको असली दवाई खिलाई थी उनको प्लेसिबो खिलाएँगे, ताकि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो रिसर्च के प्रोसेस से गुज़रे और आप उससे एवरेज आउट रिज़ल्ट कर लें। फिर प्राइवेसी एक इश्यू है कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में किस हद तक जा सकते हैं। जैसे आपने देखें कि लोग जो है वो माइक पकड़ के हर जगह घुस जाते हैं कि ये बताएँ, वो बताएँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं मीडिया से हूँ, ये वो। तो वो किस हद तक ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट इश्यू है रिसर्च करने में। इसमें लोगों की प्राइवेसी का ख़्याल रखना होता है, कि लोगों की एनोनिमिटी यूजुअली, जैसे आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में हूँ जो कि नहीं चाहती कि उनका नाम लिखा जाए किसी भी रिसर्च में, तो वो एनोनिमिटी का केस है। इसी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज़ होते हैं कि
आप बता नहीं सकते बाय लॉ। या फिर इसमें एक इशू है इंफॉर्मेशन इज़ प्रॉपर्टी, यानी बहुत से केसेस में इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जेनेटिक रिसर्च कर रहा है जानवरों के ऊपर, वो अच्छे जानवर बनाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे जीन्स वाले जानवर, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने आगे उसको पैसे देने हैं, उसी का उसने डिविडेंड लेना है, तो वो आप नहीं ले सकते। फिर इसी तरह जो आप पीएचडी एमएस वगैरह कर रहे होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है जो आपको ये वाली सारी लिमिट्स बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। फिर ये सब बातें जो हमने की ना, तो इस बेसिस पे दुनिया ने फैसला किया कि कोड होना चाहिए रिसर्च का, कि रिसर्चर्स जो हैं वो ये वाले काम करेंगे और ये वाले नहीं करेंगे। तो उसको कहते हैं न्यूरेमबर्ग कोड। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोड बना था। इसके पीछे हिस्ट्री ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने रिसर्च के नाम पे जो उन्होंने, जो उनके दुश्मन थे, कुछ ज्यूज भी थे और कुछ बाकी यूरोप के मुल्कों के लोग भी थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे मेडिकल एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे, जिसको गैस चैम्बर हम कहते हैं ना, कि गैस चैम्बर में इन्होंने बच्चे मार दिए, औरतें मार दी। वो एक्चुअली ऐसा नहीं था, उनको मारने के लिए नहीं होता था, वो अपनी गैसेस टेस्ट कर रहे होते थे, यानी अपने तई वो रिसर्च कर रहे होते थे। तो फिर आप यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी शॉकिंग सी चीज़ है ना, कि रिसर्चर को आप कहें कि रिसर्चर को लगे कि वो रिसर्च कर रहा है और एक्चुअली लोगों की जानें जा रही हैं। आप गौर करें, अगर आपने टर्की के कोई टर्की की एयरफोर्स के एक जहाज़ को कहीं करीब से देखे ना, तो उनके ऊपर जो मिसाइल लगे होते हैं, उसके ऊपर एक कुरान की आयत लिखी होती है 7:16। उसमें कुरान की आयत है कि कुरान में सिर्फ ये लिखा हुआ है, एक गज़वा के बारे में लिखा हुआ है कि इन लोगों को तुम नहीं मार रहे बल्कि हम मार रहे हैं, यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं इनकी जानें ले रहा हूँ, तुम लोग नहीं ले रहे। तो उससे फिर वो जो टर्किश लोग हैं, क्योंकि टर्की हमारी तरह बैकवर्ड सोसाइटी नहीं है, वो काफ़ी एडवांस सोसाइटी यूरोपियन स्टाइल के है ना, तो वहाँ पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम नहीं मारेंगे, हम आर्मीनिया के लोगों को इंसान है, हम नहीं मारेंगे, कुर्दों को नहीं मारेंगे। तो उनको ये समझाने के लिए यानी उन पे एक इन्फ्लुएंस डाला गया कि नहीं, ये तुम नहीं मार रहे, ये अल्लाह ताला मार रहा है। तो आप सोच रहे हैं ना कि आप समझ रहे हैं ना कि कैसे लोगों के दिमाग के साथ परसेप्शन चेंज करके यहाँ पे खेला जा रहा है। तो इसी तरह नुरम्बर्ग कोड में ये हुआ था कि लोगों को बताया जाता था कि तुम रिसर्च कर रहे हो, ये गैस देखो चल रही है कि नहीं, इससे लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे, और वो मर जाते थे बेचारे सारे। लेकिन उनको बताया जाता था कि तुम रिसर्चर हो। जिस हमने थोड़ी देर पहले वो लम्बार्डोज प्रिजन रिसर्च की बात की थी ना, कि आप नहीं भी होते उस रोल में, लेकिन आपको थोड़ी देर रखा जाए तो आप उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब स्टैनफोर्ड में अमेरिका के, बल्कि क्या कि पूरी दुनिया के फाइनेस्ट बच्चे जाते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ दिनों में ये बिहेवियर आ गया कि बच्चे को मारना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर रोल में डाल दिया गया था। इसी तरह हम कभी सुनते हैं ना कि पंजाब पुलिस ने ये ब्रुटैलिटी कर दी, तो फलाने ने ये ब्रुटैलिटी कर दी। तो एक्चुअली आप देखें तो पंजाब पुलिस तो आपके मेरे भाई, कज़न्स, दोस्त, यही सारे लोग हैं ना। इसी तरह फ़ौज में भी ऐसे ही लोग हैं, इसी तरह एफआईए में भी ऐसे ही लोग हैं, वगैरह-वगैरह। लेकिन वो चूँकि एक पर्टिकुलर रोल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनके बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को फिर कैटर करने के लिए न्यूरेमबर्ग कोड लिखा गया, जिसमें इन सब चीज़ों की लिमिट्स वाज़ेह की गई कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, ये काम जो है कि इस हद तक कर सकते हैं, वगैरह। फिर एथिक, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आप वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल सोशल रिसर्च। ये बेसिकली न्यूरेमबर्ग कोड के एक्सट्रैक्ट्स हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, इसमें एक एक आखिरी इशू आता है स्पॉन्सर्ड रिसर्च का ना, कि आपसे मैं अब दवाइयाँ बनाता हूँ और एक दवाई है जिसको मैंने मार्केट में लेके आना है थोड़े अरसे बाद, और उसकी रिसर्च मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जाओ और ये फ्री डॉक्टरों में डिस्ट्रीब्यूट करो, और मुझे ला के रिजल्ट बताओ कि चल रही है या नहीं चल रही, यानी बट मरीजों पे काम करती है कि नहीं करती। तो यू कैन इमेजिन कि मैं ना तो मैं सुन नहीं सकता, करोड़ों अरबों रुपए लगा के मैंने ये दवाई बनाई है, तो अब मैं किसी ना किसी तरह, हो सकता है, अगर मैं बिलीव करता हूँ कि आप बिल्कुल ही यू कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, तो मैं आपको स्ट्रेट बता दूंगा कि भाई ये वाले रिजल्ट है क्या ना। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं, आप गलत काम नहीं करेंगे, तो फिर मैं किसी तरह घूम घुमा के आपको कहूंगा कि अच्छा ये बात इसको ऐसे कह देना, इसको ऐसे लिख देना,
ये वाली फाइंडिंग आए तो मुझे बता देना पहले, इसको पब्लिश नहीं करना, इसको हम दोबारा एक और रिसर्चर को देंगे वगैरह वगैरह। यानी बेसिकली हम असल चीज़ को छुपा लेते हैं मुख्तलिफ बहाने बना के। और जैसा आपने वो लम्बार्डोस प्रिजनर्स जो स्टडी है ना, उसको हमेशा जहन में रखना है कि अ, उसका क्रक्स ये है कि अच्छे लोग भी पर्टिकुलर रोल्स में और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट्स में गलत काम करना शुरू कर देते हैं। हमेशा ही ऐसे होता है। तो वहाँ पे फिर उनकी एक तो रिसर्चर के डिज़ाइन को ठीक होना चाहिए, और दूसरा वो एक इंटेग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए जो ये सारे काम कर रहा हो। तो एक एक ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि ये पैसे देके जो रिसर्च कराई जाती है वो ख़ास मकसद के लिए होती है। तो उसको उसके उस पे और ज़्यादा चेक्स रखने चाहिए। और ये फिर फाइनली आखिरी स्लाइड है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत जगह पे लोगों को क्वेश्चनर भेजना है, बात करनी है, उनसे डेटा लेना है वगैरह। इंटेलेक्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपने एनालिसिस करना है, बात को समझना है, लिटरेचर पढ़ना है, उसके अंदर से चीज़ें निकालनी है। एक पेपर है, उसके अंदर से सिर्फ एक लाइन आपने निकालनी है, उसका क्रक्स। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए। आईटी स्किल्स चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, ग्राफ्स बनाने होते हैं, उनसे चीज़ें समझनी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स चाहिए होती है, किस चीज़ को कहाँ रखना है, किससे क्या मतलब निकाल के अगले स्टेप पे लेके जाना है। मोटिवेशन और परसिवियरेंस स्पेशली पीएचडी वालों को बहुत चाहिए होती है, क्योंकि जगह जगह आपको ब्रेक लगती है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि वो सोच सके कि यानी बेसिकली डिसीजन मेकिंग कर सके। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कुछ किसी चीज़ को सूट करती है, कुछ लोगों की नहीं करती है। तो वो एंगल भी देखना होता है कि आप जो पर्टिकुलर रिसर्च करने जा रहे हैं वो आपसे मुताबिकत रखता है कि नहीं रखता। तो ये था जी हमारा लेक्चर। अब आप लोग का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। पहले इस टॉपिक पे कोई सवाल है तो बताएं। अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारों के सवाल जो है वो असाइनमेंट के बारे में होंगे, तो पहले टॉपिक पे सवाल है तो बताएं, और उसके बाद असाइनमेंट वाले सवाल पे आते हैं। जी, तो किसी का कोई सवाल है जी टॉपिक के बारे में? अदनान, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सर अच्छा अस्सलाम ठीक है जी। वालेकुम। जी मुज़फ़्फ़र, मुज़फ़्फ़र दिस वालेकुम साइड। सलाम। जी मुज़फ़्फ़र। सर ठीक ठाक है आप सर? जी, जी, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा सर पहली बात तो मैंने ये पूछनी है, मेरी आवाज़ क्या क्लियर आ रही है? जी, क्योंकि लास्ट क्लियर आ टाइम रही है। वो प्रॉब्लम थी। जी, क्लियर आ रही है, अच्छा क्लियर आ रही सर दो तीन क्वेश्चंस मैं करूंगा है। जी, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आपसे जी, जी। एडवाइस की। जी, जी, अच्छा पहला तो सर ये सबसे पहली जो स्लाइड है ना, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, जी, इसमें सेंटर में तो हमने कर दिया जी रीड लिटरेचर, बट जो इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है ना अपर रो में, जी, जो फाइंड कॉमा अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द इशू टॉपिक, उसके जी, जी, बाद नेक्स्ट आता है फाइंड रिसर्च टॉपिक। जी, इसको जरा फर्दर क्लियर करें। मतलब मैं अपने केस में बताता हूँ कि मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, इंडस्ट्री में रहते हुए इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स ऑब्जर्व किए कि क्या ठीक, क्या है। ठीक है सर। उसके बाद उसको डाउन मतलब डाउन द लैडर चलते हुए ना, उसको नैरो डाउन डाउन करके एक इंडस्ट्रियल हैजर्ड पकड़ लिया। ठीक है सर। ठीक, उसके बाद उसके फॉलो अप में लिटरेचर रिव्यू करना शुरू किया। मैंने ठीक, मैंने मैंने ठीक, ये अप्रोच पकड़ी। ठीक, ठीक है ना सर। अ, ठीक, इस पे मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, मतलब कि पहले एक चीज आइडेंटिफाई की इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स क्या है, उसके बाद एक रेलिवेंट चीज पकड़ी, सार लिटरेचर रिव्यू देखा। मतलब अब उसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, दो तीन इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स मैंने लिस्ट डाउन किए, तो उनमें से कोई एक के दो ऐसे थे जिसके ऊपर सब्सटेंशियल लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल नहीं था, तो वो मैंने साइड पे कर दिया। फिर मैंने उन ठीक, दो तीन में से वो इंडस्ट्रियल हैजर्ड पकड़ा जिसके ऊपर सब्सटेंशियल लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल है, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक। तो मैंने ये अप्रोच पकड़ी है, तो इस पे मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूँ सर। एक हाँ, तो जितनी बात आपने बताई है ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीका है। सर ठीक हो गया। अच्छा ठीक है सर। अच्छा दूसरा दूसरा क्वेश्चन है सर, ये जो है ना ये मेटा एनालिसिस। जी, जी, अब अगर हम मतलब आपने इसको मतलब काफी वो क्लियर समझा दिया इसमें। अ, इस मैं बेसिकली लिटरेचर रिव्यू कर रहा था ये एमएस के दौरान, अभी भी मैं रिसर्च पेपर्स देख रहा था।
कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अभी फॉर एग्जांपल एक एक मुझे रिसर्च पेपर मिला सर जिसमें 2011 से 2014 के दरमियान ना 3 साल के अरसे में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है वो टॉपिक्स लेके उनको समराइज कर दिया है। ठीक। और ये इस पे ये ना एल्सीवियर के ऊपर जो है ये अवेलेबल है ये। तो ठीक। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो मतलब क्या, और ये एक नहीं, ये मैं 2-3 है ऐसे और ना कि एक तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जी के 2011 से 2014 3 साल के अरसे में एक टॉपिक को देखा, उसमें जितनी पब्लिशिंग ये पब्लिश्ड मटेरियल है उसको समराइज कर दिया एक। और दूसरा ये है कि इसी तरह कुछ टाइम ड्यूरेशन में जो है ना सर ये एक टॉपिक पकड़ लिया और उससे रेलिवेंट जितनी पब्लिकेशंस हुई हैं दोबारा उसको जो है ना वो समराइज कर दिया। जी ये जी मतलब वो बेसिकली उनके टॉपिक्स ही जो है ना वो टॉपिक्स ऑफ रिसर्च ही है कि जी रिव्यू ऑफ फलाना फलाना आइटम जी जी फ्रॉम जी ईयर दिस एंड दिस। तो क्या जी। ये भी मेटा एनालिसिस में आएंगे या ये कुछ और है? नहीं, बिल्कुल मेटा एनालिसिस ये है कि एक्चुअली देखें, पीएचडी जब आप किसी टॉपिक पे किसी कभी कर रहे होते हैं ना, उसमें तो आपको मेटा एनालिसिस पढ़ने ही पड़ते हैं। वहाँ पे तो कोई ऑप्शन सर नहीं है। मैं जो बात की थी मैंने इस सेंस में की थी कि इवन इस कोर्स में भी अगर कोई ये समझता है कि वो जो अपना प्रोजेक्ट मेटा एनालिसिस करना चाहता है तो वो करे। स्पेशली वो लोग जो डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छी रिसर्च होती है। तो बिल्कुल सर पीएचडी करते हुए तो आपको ज़रूरी सारे मेटा एनालिसिस के रिलेटेड पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं ना, वरना तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते कि आपने सब कुछ पढ़ लिया अपने टॉपिक पे। और पीएचडी में बड़ा ज़रूरी होता है प्रूव करना कि आपने सब कुछ पढ़ लिया। और सर उसमें मैं ये ऐड करूंगा, मैं ये मतलब मुझे तो एक्सीडेंटली मिले हैं ये लिटरेचर रिव्यू में मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब ये रिसर्च पब्लिकेशंस उनमें एक्सीडेंटली जो है ना ऐसे भी मिल गए हैं जिनमें। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आप जब ढूँढते हैं ना, अब स्पेशली कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेपर्स एक ही पेपर की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ जब आप सर जाते सर हैं तो यू रियलाइज़ कि ये वो वाला पेपर है। सर अच्छा, एक चीज और सर, बस लास्ट क्वेश्चन ये मैं करूंगा इस पे, ऑल्दो कि आपने कहा है कि आप नेक्स्ट उसके बात करेंगे। ये जो स्लाइड थी ना, हाउ टू इवेल्युएट रिसर्च आर्टिकल्स, जी, इसमें एक स्लाइड है जिसमें ये टेबुलेटेड फॉर्म में बनी बनी हुई है ये जी, जी, टेबल है सर जी, जी। ये वाला एग्जैक्टली सर। तो इस पे मैं पूछना चाह रहा था कि ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपने लिखा हुआ है, इसमें ये चीजें एक्चुअली तो मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सबसे पहले तो कोई चीज है ना सर तो मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के और मेथोडोलॉजी पढ़ के या फाइंडिंग्स तीन एक आध कोई और चीज पढ़ ली, उसी में चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस पे मैं आपसे कमेंट्स लेना चाह रहा तो हूँ सर। देखिए, इसमें भी आप गौर करें तो बस यही जो आप 3 चीज़ें कह रहे हैं, वही 3 चीज़ें हैं इसमें। बाकी तो टाइटल है, ऑथर का नाम है, जर्नल का नाम है, और तो कुछ नहीं है। जो आपने बोला है वही चीज़ें हैं इसके अंदर भी। सर बिल्कुल, टाइटल ऑथर जर्नल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया सर मेन, बिल्कुल फाइंडिंग्स हैं, और यस एक ये है लिटरेचर फ्यूचर रिसर्च गाइड, यस ये बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो ठीक मेन है चीज़ें ये 3 होती है कि उसने मेथड का इस्तेमाल किया, निकाला क्या, और वो कहता है आगे क्या करें। ये मेन चीज़ें यही होती हैं किसी पेपर में। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। जी, जी। ठीक है, ये हो गया। अब लेट से हम फॉर एग्जाम्पल लेट से एमएस की रिसर्च कर रहे हैं, तो 25 आर्टिकल्स जो है ना हमने पढ़ने हैं, शॉर्ट लिस्ट जी, कर जी। लिए। अब मेमोरी के ऊपर अगर हम चलेंगे तो फिर तो याद नहीं रहता कि जी, 25 में जी। से सीरियल 1 में क्या चीज थी, सीरियल नंबर 8 में क्या चीज थी। तो उसको हम किस तरीके से अपने रिकॉर्ड के लिए मतलब कि उसको लिस्ट अच्छा, डाउन वैसे करें? तो वैसे तो बहुत सारे जिस तरह ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बना दिया तो लोगों ने बहुत सारे फॉर्मेट बनाए हुए हैं। लेकिन इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं ना, रेफवर्क्स वगैरह, और बहुत सारे ढेर लगा हुआ है सॉफ्टवेयर का। आप वैसे ही जर्नल सर्च करें इंटरनेट पे, लेकिन मोस्ट ऑफ वो सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं ज़्यादातर। कुछ सर ऐसे हैं जो कि वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड या जो एप्पल वाला पेजेस है उसके अंदर के सॉफ्टवेयर हैं जो उसके उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं, उनके एड ऑन्स हैं। तो लेकिन वो मोस्टली पेड सॉफ्टवेयर हैं। वो आपको बड़ा असिस्ट करते हैं कि वो आपको एकदम चीज़ें समराइज करके चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, जो एक जैसे पेपर होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। तो हैं सर ऑटोमेटेड चीज़ें भी हैं, और ये तरीका भी है कि फॉर्मेट्स में आ जाए।
सर उसमें कोई आप बता देंगे, गाइडलाइन दे देंगे कौन से सॉफ्टवेयर है? रेफवर्क्स मैंने आपको बताया ना, REFWORKS, रेफवर्क्स, ये सबसे सर वेल नोन और सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर यही है। ये भी पेड है सर? सारे पेड है, मैंने अभी तक कोई अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर नहीं देखा। सर ठीक हो गया सर, ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह इसको ऑपरेट करके ना फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे इस पे वो इंशाल्लाह ठीक है, गाइडलाइन ले लूंगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक हो बिल्कुल। गया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। कमरान, आप कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर जी, आपसे वालेकुम सलाम। ये मैंने पूछना सर, ये जो हम अभी रिसर्च टॉपिक लिया है बेसिकली, जो आपने कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च की स्लाइड दिखाई थी, अभी हम इसके फर्स्ट टॉपिक को आपने हमसे वो किया है, अभी उसी के अंदर अभी तो हमने आप एक अपनी तरफ से जो हमने जो रिस्क फैक्टर्स का एक चैप्टर पीएमपी में है, जो अपनी बाय वर्च्यू ऑफ आवर एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयमेंट टू द प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर से एक टॉपिक हमने सिलेक्ट किया। अब जब सर हमने जस्टिफाई करना है इसको या रिफाइन करना है, या आप हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस जो इसके अंदर हमने इंटीमेट किया आपको, अभी हमारी आपके साथ इंटरेक्शन जो है वो कैसे होगी? क्या आप कोई हमें उसी कैनवस के ऊपर उसके ऊपर कोई हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, या हम कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं सर? अच्छा, इसमें पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक सीरीज ऑफ असाइनमेंट्स होगा ना, इसी इसी स्लाइड पे, अगर आपको इसी स्लाइड पे मैं दिखाऊं ना, तो आप ये देखें कि अभी आपने खाली ये वाला काम किया है कि आपने रिसर्च टॉपिक तक पहुंचे हैं, ठीक है जी। तो अभी आप मजीद आगे थ्रू योर असाइनमेंट्स आप इसी को रिफाइन करेंगे, फिर इसको रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। छोटी असाइनमेंट्स होंगी सारी, जिस तरह ये छोटी सी थी ना, आपने एक लाइन लिखनी थी, तो वो इसी तरह आप छोटी छोटी असाइनमेंट्स होंगी, बहुत कम, टोटल 10-12 में से 1-2 असाइनमेंट्स होंगी जो थोड़ी बड़ी होंगी। तो हम एक प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन अगर आप बीच में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें, व्हाई नॉट। नॉट ऑन द असाइनमेंट सबमिट कराते हुए नहीं, लेकिन जनरली उसके बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए पूछना चाहते हैं तो एनी टाइम जरूर। सर सॉरी, आई विल टेक अगेन योर कपल ऑफ मिनट्स। जी जी, श्योर श्योर। मैंने सर इसी के ऊपर जो मैंने अपना रिस्क फैक्टर है, मैंने जब ये एक मैं इसको रिसर्च कर रहा था उसको लिटरेचर को, तो एक मुझे इथोपिया का भी वो मैंने उसको पढ़ा, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में मोर और लेस उन जैसे तमाम मसाइल से वो गुजरते हैं जिससे हम गुजरते हैं। अब मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि मैं अपने जो अनसेटल्ड एरियाज हैं या सिक्योरिटी प्रोन एरियाज हैं, जो हमारे फाटा या आप इसको न्यूली मर्ज ट्राइबल एरियाज कह रहे हैं या बलूचिस्तान का एरिया कह रहे हैं, वो वाले एरियाज इसके अंदर शामिल हैं। तो मैंने जब उनका देखा तो वो भी मोर और लेस इन्हीं के साथ थे। तो अभी मेरे जो इसके अंदर से फाइंडिंग्स होंगी वो जनरलाइज्ड, मतलब मैं इसको केस स्टडी नहीं करूंगा, बल्कि इनके साथ जो मेरे कंक्लूजन्स होंगे या जो मेरी फाइंडिंग्स होंगी, दे विल हैव द कैपेसिटी टू बी ओवर जनरलाइज्ड, कि जिसके साथ अगर इसी को वो कोई बोलेगा, चूंकि रिस्क फैक्टर 122 आइडेंटिफाइड है, अदरवाइज उसके अंदर जो ओवर द पैसेज ऑफ द टाइम वही इसको वो करते हैं। ये किसी भी और प्रोजेक्ट के ऊपर जिनकी सिमिलर एनवायरनमेंट है या जहां पे कुछ थोड़े से अनसर्टनिटीज हैं, वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये ऐसे ही है सर? अच्छा देखें, आपने पेपर पढ़ा ना, मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकूंगा। हमारा इस सब्जेक्ट का जो जो रिक्वायरमेंट है, जो कंसर्न है ना, वो ये है कि मैंने आपको कुछ स्टेप्स में से गुजारना है। आप पेरेंटली बहुत सारे स्टेप्स से ऑन योर ओन पहले से गुजर गए हैं ना, तो बस आप देखें आप किस तरह उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। मेरी रिक्वायरमेंट तब पूरी होगी जब आप इन सारे स्टेप्स से थ्रू असाइनमेंट्स गुजरेंगे। वो जो आपने कर लिया है पहले ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए आसानियां पैदा करेगी। बस मैं फिलहाल यही कह सकता हूँ। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और, सलमान है सर। जी सलमान। अच्छा सर, ये जो जब आप कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, एरिया रिसर्च सेलेक्ट करते हैं,
is it a good thing to look for a topic जिस पे बहुत सारा literature पहले से available है, पहले से research हुई है, you have enough data, और a topic in which is very less research जिस पे के which is required but not researched, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा data भी available नहीं है, उस पे बहुत ज़्यादा research papers भी available नहीं है. There are two kinds of options available. What will be the better option for a researcher? अच्छा, इसमें हमने पिछले सेशन में बात की थी, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च को हमने डिफरेंशिएट किया था ना. एक Sure. ऐसा ही था कि जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, वेरिएबल्स क्लियरली डिफाइंड है, आपने खाली डेटा इकट्ठा करके तो उसके कुछ फाइंडिंग्स बता देनी है, और थ्योरी Sure. अवेलेबल है यानी. और दूसरी तरफ ये था कि थ्योरी अवेलेबल ही नहीं है. तो दोनों बड़े वैलिड तरीके हैं रिसर्च के. लेकिन इस कोर्स में अगर आपने सिर्फ करना है ये, तो फिर ऑब्वियसली आपके पास नई थ्योरी बनाने का टाइम नहीं होता ना. तो ऐसी जगह ठीक जहाँ है. पे रिसर्च नहीं हुई वो मुश्किल होता है उस पर काम करना. लेकिन स्टिल अगर आप में है एनर्जी और आप फास्ट रेस पे कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, बहुत अच्छी बातें करें. ठीक है. ठीक. Thank you. सर मुजफ्फर दिस साइड. जी जी. अच्छा सर, एक चीज मैं थोड़ा एडवांस में पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चनियर डेवलपमेंट के ऊपर आपका है कोई लेक्चर? क्वेश्चनियर डेवलपमेंट बिल्कुल होगा जी, आगे होगा. और ये पिछले ठीक कोर्स का कहीं यूट्यूब पे भी पड़ा होगा तो वो भी देख. वो सर एक्चुअली पिछले जो है ना, वो आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8 टॉपिक्स हैं जिनको आपने कवर किया हुआ है. जो यूट्यूब पे है ना, मोर देन 100 लेक्चर्स हैं आपके. जी इसमें जी. ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स वो है, एसपीसी है, फिर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और भी हैं. अच्छा, हम लोग एक्चुअली पहुंच जाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासेस बाद ना वहाँ पहुंच जाएंगे, तो इसका पर्टिकुलरली जो आप लोगों के लिए होगा उसको फॉलो कर लीजिएगा. ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू. और जी किसी का कोई असाइनमेंट के बारे में सवाल, कोई कंटेंट के बारे में सवाल, तो पूछें जी प्लीज. मैं आपको इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट जो है 1-2 दिन में बता दूंगा. अगेन वो इस टॉपिक की रिफाइनमेंट के बारे में होगी. आपने 2-3 पेपर पढ़ के, पेपर पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जस्ट उसको स्किम थ्रू करना है. तो वो 2-3-4 जितने भी रेलेवेंट पेपर्स हैं पढ़ के आपने अपने टॉपिक को रिफाइन करना होगा उस असाइनमेंट में. तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे शेयर कर लूंगा. एक्सक्यूज मी सर, एक जी जी कमरान जी. सर अगर आप अपनी असाइनमेंट के लिए कोई ये सैटरडे का दिन भी दे दें, बिकॉज दरमियान में हम सारे अपने अपने उसके ऊपर जाते हैं, मल्टीपल टास्किंग चल रही होती अच्छा, अब ये बड़ी इफ इट इज इंटरेस्टिंग चीज है. पॉसिबल, नहीं इफ है इट इज एक्चुअली. पॉसिबल, देखें, कैसे आपको 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 इस असाइनमेंट में भी सैटरडे था, लेकिन वो पिछला सैटरडे था ना. एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको जितने दिन देता रहूंगा ना, आपको आखिरी सैटरडे ही चाहिए होगा. सैटरडे एक्चुअली था इसमें, लेकिन वो पिछले हफ्ते वाला सैटरडे था. वो चूंकि वो करीब नहीं होती असाइनमेंट, तो आप लोग उसको यूज नहीं करते, आखिर में आके यूज करते हैं ना. लेकिन फिर उससे हमें नुकसान, ये आप मतलब ये इसमें कोई जो आप बोल रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं असाइनमेंट की डेडलाइन संडे की रात को रख लूँ ना. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि फिर जो अभी हम बात कर रहे हैं ना संडे के दिन को, हम फिर उस पर बात नहीं कर सकेंगे, हम एक हफ्ता पीछे पीछे चल रहे होंगे. तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं. अगले अगली असाइनमेंट से, असाइनमेंट 2 से हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं. इफ इट वर्क्स तो इस तरह चलते हैं, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेटफुल सर. सर बस वन लास्ट क्वेश्चन. जी जी. ये मैं रेफ वर्क मैंने ये इस पे इंटरनेट पे डाला है, गूगल पे. ये तो अब इस पे आ रहा है, जिस तरह है ना सर सॉफ्टवेयर मेंडले, जी जी. रेफरेंसेस साइट करने का, ये तो उसको जी शो जी. कर रहा है कि जी आपने रेफरेंसेस जो है ना विद इन अ डिसर्टेशन वो कैसे साइट करने हैं. इज नहीं इट नहीं, सो इसको सर? नहीं, इसमें प्रॉपर रेफरेंसिंग की मैनेजमेंट है पूरी पूरी रेफरेंस में. सर मतलब एक इसका टूल है ये रेफरेंसेस के एंगल से, ये बेसिकली रेफरेंसेस को ही ये फोकस टारगेट कर रहा है, ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल. इसमें रेफवर्क्स का मैंने आपको बताया, ये पूरी मैनेजमेंट है, और रेफरेंसिंग की सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होंगी. जो मेंडले सर है वो खाली लिस्ट करके तो आपको इन लाइन इन टेक्स्ट साइटेशंस देगा. और भी बहुत सारे सर ऑप्शंस हैं. आप पीएचडी कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना LATEX, एल बड़ा ए छोटा, फिर टी बड़ा सर और EX छोटा, लटे बोलते हैं इसको. सर इसको आप सर सर्च करें. ये सर ये फ्री भी है,
लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये इसमें GUIs नहीं होते, यानी वर्ड की तरह टाइप नहीं करना होता आपने, बल्कि कोड की तरह लिखना होता है हर चीज को। तो आप थोड़ा सा सर उसको टाइम देंगे तो PhD में तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपके, काफी काम आएगा। उसमें रेफरेंसिंग भी है और सर वो सर फ्री भी है। ठीक हो गया सर। सर थैंक यू। जी थैंक यू। जी फैसल, आप कुछ कह रहे थे? फैसल नवाज, आपकी आपकी ऑडियो वाला लिंक गायब हो गया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अच्छा ठीक है जी। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। जावेद जावेद, है। जी जी मैं जावेद, आप कुछ कहना चाह एक्चुअली रहे हैं? आई जॉइंड बिट लेट, करी 3 स्लाइड्स जो है आई जस्ट कोई मिस्ड इट मसला आउट। नहीं, कोई अच्छा, मैं मसला सर नहीं। इसमें सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी हमने असाइनमेंट फर्स्ट जो है वो टॉपिक सेलेक्ट किया है एंड वी हैव सबमिटेड, जी जी तो ये हमारा यानी ये हो गया। अगर मैं इस पे कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर जाऊं, तो दिस इज समथिंग विच वी हैव डन इज फाइंड रिसर्च टॉपिक एंड वी हैव बिल्कुल, सबमिटेड। जी जी जी, ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे अब ही। जो नेक्स्ट असाइनमेंट में मतलब वी हैव टू जस्टिफाई द टॉपिक, और वो जस्टिफाई सेकंड एंड असाइनमेंट रिफाइन, हाँ, जस्टिफाई एंड एंड रिफाइन रिफाइन सेकंड एंड सेकंड डिफाइन, होगी, ओके। बिल्कुल जी तो जी मतलब ये हमें वी हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, और उसमें जो रेलेवेंट लिटरेचर्स अवेलेबल हैं और फिर हमारे जो बेसिस बने हैं सॉरी जावेद, आप अनम्यूट कर लें, आपका म्यूट हो गया कहीं। हाँ सर। जावेद, आप बोलिएगा, आपका म्यूट हो गया जी था। सर। अच्छा सर, मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ अपना क्वेश्चन, कि अब हम जब सेकंड इस पे जा रहे हैं, जस्टिफाई टॉपिक एंड डिफाइन टॉपिक, तो जी जी हम वी विल गो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, और उसमें जितने भी रेलेवेंट हमारे इस मेरे लेट से जो टॉपिक है या इंडिविजुअल्स के जो टॉपिक होंगे, तो उसके ऊपर हम उस लिटरेचर रिव्यू से जो रेलेवेंट रिसर्चेज हो चुकी हुई हैं या जो क्वेश्चंस कंक्लूजन्स में उन्होंने ओपन रखे हैं फॉर द फ्यूचर रिसर्चर्स, तो उनमें से हम कपल ऑफ जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और जी, उसमें बिल्कुल से बिल्कुल। उसका जिस्ट एक निकालेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट जिस्ट हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं यानी इट मीट्स द बिल्कुल उस रिक्वायरमेंट पे एज रिसर्च सेट। की जरूरत है, बिल्कुल। जी। और उसके तो बेसिस पे आप अपने टॉपिक को हो सकता है छोटा मोटा चेंज भी लाएं उसमें। चेंज भी लेके आए। राइट सर, राइट सर। जी बस सर यही था, चूंकि ये मैं स्लाइड मिस कर ठीक है, गया था ज्वाइनिंग में, तो क्लियर हो गया सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक थैंक यू ठीक सर, है सर। थैंक यू। है। जी जी सर मैं यासिर हूँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया, दिस इज माय फर्स्ट डे सर। जी जी रिगार्डिंग सर, अभी मैं लेक्चर्स भी मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुए सर। मैंने मीडिया वालों को अप्रोच किया, मुझे आज लेक्चर मिल जाएंगे सर। मैं प्रीवियस लेक्चर रेफर करके, और जो बेसिकली असाइनमेंट का तो आई थिंक टाइम गुजर गया सर। तो काइंडली मुझे गाइड कीजिएगा कि जो टॉपिक सिलेक्शन है उसमें मुझे कोई टाइम मिल जाएगा सर, एक दो आप दिन में ऐसे लेके ये लेक्चर। आप ऐसे करें ना कि आप सबसे पहले तो अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, तो मैं आपको कैनवस वाले ग्रुप में डाल दूंगा। आपको कहीं से कुछ लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, उस ग्रुप पे सब कुछ मौजूद है। तो वहां से आप बिल्कुल स्टेप ठीक बाय है स्टेप चलें और ज्वाइन कर लें। सर, ठीक है, मैं ठीक है ईमेल जी। एड्रेस डाल देता हूँ सर। थैंक जी यू। फैसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ जी रही है वालेकुम आपको मेरी? सलाम। जी जी, आ रही है, आ रही है। सर मैं एक तो ये चीज पूछ रहा था कि जो सर रिसर्च टॉपिक्स हमने दिए ना आपको, सर क्या आप उनको गो थ्रू करेंगे, क्या वो हैं इस काबिल कि हम उस पर वर्किंग कर सकें? और सर सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह अभी एक भाई ने पहले कहा स्टूडेंट ने कि आप सैटरडे को भी क्लास लें, सर अब मैं तो आपको सर अपनी तरफ से कहूँ, कम से कम सर आप एक क्लास को मिस कर सकते हैं ताकि हम उस चीज को मतलब पहुंच जाए उन चीजों की तरफ से, ड्यू टू आवर वर्किंग सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी एक हफ्ते हम छुट्टी कर लें, अगले हफ्ते छुट्टी कर लें? जी सर, बिल्कुल इसी तरह से। हाँ कर सकते हैं, आपने क्यों कहा नहीं था कर ना सकते, रमजान में सर बिल्कुल। हम इस तरह की रमजान एक्टिविटी में ये होता रहता है, बिल्कुल केस की ट्रेडिशन है, रमजान में एक दो हफ्ते छुट्टी होती है, तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ताकि सर हम पुरानी चीजों को सर कवर कर लें, ताकि इस वक्त अभी ठीक है बहुत सी ऐसी ठीक है। वीडियोस हैं जो अभी तक हम नहीं पहुंच सके। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल आप लोगों के बाकी टीचर्स ने भी आपको रिलीव किया होगा रमजान में, तो हम कर लेंगे। मैं आपसे छोटी मोटी जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लिया करूंगा, तो क्लास हम एक स्किप कर लेंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर।
अच्छा जी, थैंक यू एवरीबॉडी। ये हमारे दूसरा 40 मिनट में ख़त्म होने वाले, 1 मिनट रह गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपकी, फैसल ने एक सवाल पूछा है कि असाइनमेंट्स पे फीडबैक देंगे कि नहीं, तो बिल्कुल डिटेल्ड फीडबैक होगी। आज कल मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, और अगली असाइनमेंट में आपसे शेयर कर लूंगा और अगला लेक्चर भी शेयर कर लूंगा। थैंक यू जी।